मैं पूरे होटल को देखना चाहता हूँ शमरोज, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अचानक सोहराब खड़ा हो गया। जरूर, आइए। शमरोज उसके साथ हो लिया। मैं यहीं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आप पूरी तरह अपनी तसल्ली कर लीजिए, इतने में शायद मुझे कोई लाया अमल सूझ जाए। सोहराब ने उसे एक नज़र देखा और खामोशी से शमरोज के साथ कमरे से निकल गया। फारूकी थके थके अंदाज में माथे को हाथों पर टिकाकर आगे को झुकाया, आंखें बंद कर ली और कयासी घोड़े दौड़ाने लगा। वो चाहता था कि कोई छोटी से छोटी बात भी उसके हिताए फिक्र से बाहर न रह जाए। शायद इसी तरह वो शमा के गायब होने का मुअम्मा हल कर सके, जिसकी उसे बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते वो बेचैन होकर उठ गया। कमरे में इज़्तिराब के आलम में टहलते टहलते वो कभी रुक जाता, कभी फिर चलने लगता। उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के मिले जुले रंग जलते बुझते नजर आ रहे थे। तकरीबन 20 मिनट के बाद सोहराब और शमरोज लौट आए। पूरे होटल के एक एक कमरे और हर गोशे की छान फटक के बाद भी उन्हें कोई ऐसा निशान हाथ न आया जो उनको शमा के गायब होने के बारे में किसी राह पर डाल सकता। दोनों खामोशी से आकर कुर्सियों पर बैठ गए। सोहराब मजीद तबाह हाल दिखाई दे रहा था। शमरोज का सुर्ख सफ़ेद चेहरा जर्दी और स्याही की लपेट में था। फारूकी उनके अंदाज से समझ तो गया कि वो नाकाम लौटे हैं, फिर भी उसने रस्मी तौर पर पूछना मुनासिब ख्याल किया, क्या रहा? जवाब में सोहराब ने नफी में सर हिला दिया। जबान से कुछ ना बोला। शमरोज ऐसे ही सर झुकाए मरी माँ के बच्चे की तरह चुप बैठा था। मेरा ख्याल है सोहराब, हमें आज रात फिर स्याह महल चलना चाहिए। फारूकी ने अपनी राय जाहिर की। अभी क्यों ना चलें? सोहराब ने तेजी से कहा। रात का इंतजार कौन करे? अगर शमा से वहां मिलने की उम्मीद है तो वक्त जाया करने से क्या हासिल? नहीं, तुम्हें वहां आधी रात के बाद जाना चाहिए। अचानक एक दबंग आवाज ने उन सब को उछल पड़ने पर मजबूर कर दिया। उन तीनों ने बैक वक्त चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहां बूढ़ी कलंगा अपने मखसूस हुलिये में खड़ी थी। बेख्तियार वो खड़े होते चले गए। फारूकी के चेहरे पर रौनक सी उभरी। सोहराब का दिल जोर से धड़का और सनसनाहट सी उसके सारे बदन में दौड़ती चली गई। रहा शमरोज, तो वो बेयकीनी और खौफ भरी नजरों से कलंगा को घूर रहा था, जो कदम कदम आगे बढ़ रही थी। कलंगा उनके करीब आकर रुक गई। उसकी सर्द और अजीब सी नजरों में शमरोज को ना जाने क्या नजर आया कि वो आंखें चुरा कर रह गया। कलंगा! अचानक फारूकी की आवाज ने उन सब को होश की दुनिया में खींच लिया। तुमने बहुत अच्छा किया जो चली आई, वरना मैं उलझन में था कि तुमसे कैसे मिलूं। मेरे लिए कभी भी उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं बाबू। मैं जहां भी होंगी वक्त आने पर अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगी। उसने सफेद माला वाला हाथ बुलंद करते हुए बड़े दबंग लहजे में कहा। हम आज स्याह महल गए थे, फारूकी ने बताना चाहा। मैं जानती हूँ, कलंगा ने उसकी आंखों में देखा। मगर मेरी शमा कहाँ गायब हो गई, क्या तुम बता सकती हो? सोहराब ने सबसे बेनियाज होकर दिल का फफोला फोड़ा। ये भी जानती हूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। शमरोज ने अपनी जगह से हरकत की। फारूकी समझा कि वो कलंगा की आमद से खौफजदा होकर जाना चाहता है। उसने उसे रोकने की कोशिश ना की, मगर खबरदार! कलंगा ने बाजू लंबा करके उसके रास्ते में हाइल कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे अमीर। क, क, क्या क्या मतलब? शमरोज का रंग जर्द पड़ गया, चेहरा मुतगय्यर हो गया और जबान हकला कर रह गई। मेरा नाम, मैं शमरोज हूँ। हाँ, वो उसे घूरने लगी। नाम शमरोज भी है मगर काम अमीर। अमीर रकेदों वाला किया है तुमने। मैं जा रहा हूँ। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। शमरोज उससे बचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शमरोज यहीं रुक जाओ। अचानक फारूकी ने रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लिया। उसकी आंखों में दहशत सी नाच रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर वक्त का फेर अपने दामन में क्या क्या अजायबात समेटे फिरता है। हम इससे कतन ला इल्म रहते हैं। चलो, कुर्सी पर खामोशी से बैठ जाओ, वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। फारूकी ने रिवॉल्वर को हरकत दी। बाबू बाबू साहब, एक दीवानी बुढ़िया के साथ मिलकर आप ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? मैं आपका इतना पुराना दोस्त हूँ, शमरोज तलखी से बोला। और खूब दोस्ती निभाई तुमने, कलंगा ने अचानक दखल दिया। पीठ में छुरा घोंपने को तुम दोस्ती का नाम देते हो? अमीर रकेदूं? मैंने पहले भी कहा कि मैं शमरोज हूं, ये तुम बार बार मुझे अमीर रकेदूं कहकर क्यों पुकारती हो? वो जैसे कलंगा पर चढ़ दौड़ा। हर चीज अपनी जबलत पर लौटती है। तुम भी लालच के उस अंधे कुएं में गिर गए अमीर, जिसमें गिरकर 2 सदियां पहले तुम्हारे ही अक्स ने मेरी अरफा को कलमाशा के लिए राम करने की कोशिश की थी। तुम्हें अपनी और मेरी उस वक्त की मुलाकात तो याद होगी, जिसमें तुमने मुझे अरफा को कलमाशा के हवाले कर देने पर आमादा करने की कोशिश की थी। 2 सदियां पहले? शमरोज ने तंज से कहा। पागल, तुम जैसे ही होते हैं।
बुढ़िया, 2 सदियां पहले की दुनिया में तुम अपना तसव्वुराती जहां आबाद कर सकती हो, मैं इस सिफ्त से महरूम हूँ। मैं शमरोज हूँ और बस। शमरोज कुर्सी पर बैठते बैठते जैसे बल खाकर रह गया। उसके किसी अंदाज से खौफ या दहशत का इजहार नहीं हो पा रहा था। चंद लम्हे कबल उसने कलंगा की आमद पर जो डर जाहिर किया था, अब उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। शमरोज। अचानक सोहराब आगे बढ़ा और शमरोज के बिल्कुल सामने जा रुका। बात मेरी समझ में आई और नहीं भी आई, ताहम मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी शमा के गायब होने या उसे गायब करने में तुम्हारा हाथ है, या कम अज कम तुम जानते हो कि वो कैसे गायब हुई। इसलिए शराफत से खुल जाओ, वरना तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। ना सोहराब बाबू ना, इसे कुछ ना कहना। इसने जो करना था कर दिया, जो होना था हो चुका। हम तुम्हारी बीवी को बहरहाल आज़ाद करवा लेंगे, मगर उसकी आज़ादी के लिए इसका जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसका मतलब है शमा को वाकई इसने गायब किया या करवाया है? सोहराब ने तेजी से कहा। हाँ। कलंगा ने सर हिलाया। ये नमक हराम है, जालिम है, लालची है, वक्त की साजिश का शिकार है। और सोहराब ने शमरोज पर हाथ छोड़ दिया। फिर जब तक फारूकी आगे बढ़कर उसे काबू कर पाता, उसने शमरोज का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसके पै दर पै घूंसों और थप्पड़ों ने शमरोज का चेहरा लहू लुहान कर दिया। उसकी कराहें और चीखें खासी बुलंद थी। कलंगा ने इस ख्याल से कि वो आवाजें बाहर का कोई आदमी सुन न ले, हाथ से इशारा किया और कमरे का दरवाजा खटाक से बंद हो गया। फारूकी ने बड़ी मुश्किल से सोहराब को हटाकर एक तरफ किया, वरना शायद वो शमरोज को जान से मार देता। फारूकी ने रिवॉल्वर जेब में डाला, जेब से बारीक डोरी का छोटा सा गुच्छा निकाला और शमरोज को कुर्सी से अच्छी तरह कसकर बांधने के बाद मुंह में रुमाल ठूंस दिया। अब तुम जरा आराम से बैठो, ये कहीं नहीं जा रहा। अगर इसे मारना ही पड़ा तो मेरा वादा है कि ये तुम्हारे हाथों से मरेगा। फारूकी ने सोहराब को पलंग पर धकेल कर बिठा दिया। वो तेज तेज सांस ले रहा था और उसकी कहर आलूद निगाहें मुसलसल शमरोज पर जमी हुई थी, जो जख्मी हालत में कुर्सी से बंधा उन सबको बारी बारी वहशत भरी नजरों से देख रहा था। 2-3 बार उसने जोर लगाया, मगर जब नायलॉन की डोरी उसकी कलाइयों और पिंडली में घुसती चली गई और अजियत बढ़ गई तो उसने हरकत करना बंद कर दिया। उसकी बाछों से खून रिस रहा था और इस सर्द मौसम में भी उसका माथा पसीने से तर था। कलंगा, उसने शमा को कैसे और क्यों गायब किया? फारूकी ने फिर पूछा, तो कलंगा ने चंद फिक्रों में बात खोल कर रख दी। ये बहुत दिनों से कलमाशा के शहर में है बाबू। जिस दिन ये स्याह महल में पहली बार गया था, तभी कलमाशा ने इसकी रूह को पहचान लिया था। वही अमीर कारवां रकीदू की रूह, जिसने सोने की थैली लेकर अरफा को कलमाशा के हक में राम करने की साजिश की थी। मेरे पास भी बहस करने आया था। वही रूह शमरोज के कलबूत में नाच रही है। उसने तभी उसको जेर कर लिया था, तब से अब तक ये उसके लिए काम कर रहा है। ये बज़ाहिर स्याह महल के नाम से भी खौफजदा हो जाता है, मगर बातिन में ये कलमाशा के लिए दूसरी हामला औरत की तलाश में था। पहली औरत को भी इसी ने कलमाशा के हवाले किया था। शमा की भी इसने कलमाशा को इत्तला दी थी, मगर वो स्याह महल में चले जाने के बावजूद शमा पर हाथ न डाल सका, इसलिए कि मैंने उसके गिर्द हिसार रखा हुआ था। फिर आज जब तुम दोनों स्याह महल गए तो कलमाशा के हुक्म के मुताबिक इसने शमा को बेहोश किया और स्याह महल पहुंचा दिया। मगर कब और कैसे? फारूकी हैरत से बोला। हम दोनों तकरीबन शाम तक वहां रहे हैं। ये वहां किस वक्त आया? शमा को कब लाया? हम ला इल्म हैं। भोले हो बाबू, ये बदरूहों की दुनिया है, शहर का जहां है, मावराई ताकतों के शाखसाने हैं। कलंगा ने एक गहरा सांस लिया। सुबह ये तुम लोगों को स्याह महल के बाहर छोड़कर वापस आया। दोपहर से पहले इसने ख्वाब आवर दवा मिलाकर शमा को चाय पिलाई, उसको एक बड़े डब्बे में बंद किया और स्याह महल के पिछले हिस्से में मौजूद तय खाने में छोड़ आया। ये तब की बात है जब तुम दोनों कलमाशा से बहस में उलझे हुए थे। सोहराब पर फिर जैसे दौरा सा पड़ा। उसका जी चाहा वो उठे और शमरोज की बोटियां नोच डाले। कुत्ते, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फारूकी ने उसे धाड़ते हुए देखा और लपक कर उसकी तरफ बढ़ा। सोहराब, खुद पर काबू रखो, कुछ नहीं होगा शमा को। कलंगा ने कहा ना कि वो उसके हिसार में है। हाँ सोहराब बाबू, कलंगा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। कलमाशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उस पर जो हिसार बांध रखा है, उसे तोड़ना किसी इबलीस के बस की बात नहीं। मगर तुमने उसे, सोहराब ने शमरोज की तरफ इशारा किया, इसे शमा को अगवा करने ही क्यों दिया? इसे रोक क्यों न लिया? जब तुम सब कुछ जानती थी तो फिर यह वारदात होने क्यों दी? वो कलंगा पर बरस पड़ा। ये जरूरी था सोहराब बाबू। कलंगा ने तहम्मुल से जवाब दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि यह किस्सा अब खत्म हो जाए? चाहता हूं, मगर। तो फिर थोड़ा धीरज रखो बाबू। हर काम अपने वक्त और तरतीब का मरहून मिन्नत है।
तुम सब्र खो दोगे तो सिवाय अपनी जान जलाने के कुछ ना करोगे। होगा वही जो अजल से तय पा चुका है। सोहराब को जैसे बात की समझ आ गई, मगर वो अपने इश्ताल को क्या करता जो शमरोज की मौजूदगी में बार बार आग पकड़ रहा था। कलंगा, अब आगे क्या होना है, हम लोगों को क्या करना है, ये बताओ, ताकि हम किसी आखिरी मंजिल को छू सकें। फारूकी ने उसे मुखातिब किया। आज आधी रात के बाद तुम दोनों शमरोज को साथ लेकर स्याह महल जाओगे। उसके तय खाने का रास्ता शमरोज को मालूम है। तय खाने में आज जो कुछ होगा वो सदियों पहले शुरू होने वाले खेल का इख्तिताम होगा। मुझे यकीन है आज मेरी अरफा को निजात मिल जाएगी और वो आज़ाद हो जाएगी। कलंगा ने खोए खोए लहजे में कहा। क्या इसके लिए हमें किसी खास तैयारी की ज़रूरत है? फारूकी ने पूछा। नहीं, ये मादी तैयारियों से हासिल होने वाली फतह का किस्सा नहीं है। ये तो रूहानी उजालों और फितरी अंधेरों की जंग है। वहाँ जो कुछ होगा उसके असबाब खुद ब खुद पैदा होते जाएंगे। हाँ, तुम दोनों अपनी मुकद्दस किताब या उसका कोई ख़ास हिस्सा ज़रूर अपने पास रखना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। और शमा, उसका क्या? सोहराब ने बेताबी से पूछा। वो मेरी जिम्मेदारी है सोहराब बाबू, फिक्र मत करो। उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ होगा तो उससे पहले मैं फना हो जाऊंगी। कलंगा ने उसे दिलासा दिया। मगर मेरी शमा को कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी तरफ से सारी दुनिया फना हो जाए, मुझे उससे क्या? सोहराब ने खुद गर्जी से कहा। मगर ये तय है कि उसके बाद मैं किसी को भी बाकी नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कलमाशा हो या उसका बाप इबलीस। बहुत चाहते हो बाबू अपनी बीवी को? कलंगा ने सोहराब को बड़ी अजीब नजरों से देखा। हाँ, उसने सर झटका, अपने आप से भी ज्यादा। यही यही वो ताकत है सोहराब बाबू, जो तुम्हारी बीवी का कुछ नहीं होने देगी। मेरा हिसार कमजोर पड़ गया, टूट गया, तो भी वो महफूज रहेगी। तुम नहीं जानते मोहब्बत कितनी बड़ी ताकत है। ये दरियाओं में रास्ते बना देती है, आसमान को एक लम्हे का सफर बना देती है। ये वक्त की हर कैद, हर दाव, हर गैर मरई कुवत को अपने कदमों तले रोंद कर रख देती है। जवाब में सोहराब कलंगा को खामोशी से तकता रहा। ना जाने क्यों इसी कलंगा पर एतमाद करने में कोई तामुल नहीं हो रहा था। वो बगैर किसी सबब के उसकी हर बात को सच समझकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मैं अब चलूंगी, कलंगा ने फारूकी की तरफ देखा। तुम अब से ठीक 3 घंटे बाद यहाँ से निकलोगे। शमरोज को तुम्हारे साथ होना चाहिए। और अगर इसने कोई शरारत की तो? सोहराब ने पूछा। शरारत कैसी? ये एक हकीर सा केंचवा है सोहराब बाबू, कलंगा ने हकारत से कहा। कलमाशा ने इसे इस्तेमाल करना था, कर लिया। इसने इसे सुई की नोक बराबर ताकत से भी नहीं नवाजा था। वो तो मुसलसल उसकी रूह पर हावी था। ये जाने अनजाने में उसका साथी बना हुआ था। ये बोले तो उसे मारो, ये भागे तो उसे मारो, ये रोए तो उसे मारो। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा पत्थर है जिसे तुम्हारी ठोकरों की जरूरत है। और ये बात पूरे यकीन से दिल और दिमाग में बिठा लो कि कलमाशा अब या तब कभी इसकी हिमायत के लिए नहीं आएगा। आज अगर इसे अपनी इबलीसी कुव्वतों और अपनी रूहानी इमदाद का मुजाहरा करना है, उसका वहां होना एक खास वजह से जरूरी ना होता, तो मैं कभी इसको जिंदा रखने को ना कहती। बहरहाल इसे साथ लेकर आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, मगर उस वक्त जब मेरा वक्त आएगा, जब मेरा आना जरूरी होगा। एक बात और, सोहराब ने जल्दी से कहा। जवाब में कलंगा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या ये जरूरी है कि ये सारा मामला आज रात खत्म हो जाए? हाँ, कलंगा ने अजीब एतमाद से कहा। आज अमावस की आखिरी रात है सोहराब बाबू। अमावस की ये आखिरी हफ्ते की रात भी है। और ऐसा दूबा कब होगा इसका इल्म किसी को नहीं। ये कुदरत के भेद हैं, इनकी गिरा कशाई आसान नहीं होती। 225 साल बाद ये वक्त आया है कि अमावस की आखिरी रात है, हफ्ते का दिन है, और कलमाशा के पास 2 हामला औरतें मौजूद हैं। वो इस वक्त के इंतजार में 2 सदियों से अंगारों पर लौट रहा है। वो उसको हाथ से जाने नहीं देगा, और कौन जाने ये वक्त भी उसके इंतजार में घात लगाए आ रहा हो। सोहराब ने सुना और सोच में डूब गया। उसे कलंगा की बात एक हद तक समझ आ गई थी। अच्छा कलंगा, फारूकी ने दीवार पर लगी क्लॉक पर नजर दौड़ाते हुए कहा, जो रात के 9 बजा रहा था। स्याह महल में मुलाकात होगी। कलंगा ने सर हिलाया और नपे तुले कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर सोहराब के लिए ये एक हैरत का मंजर था कि वो हवा के झोंके की तरह बंद दरवाजे से गुजरकर उन सब की नजरों से ओझल हो गई। फारूकी सोहराब की हैरत पर मुस्कुरा दिया। शमरोज की आंखें सफेदी माइल जर्दी से भर गईं और चेहरे पर स्याही फैलती चली गई। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक और डरावनी उर्दू कहानी जिसका नाम है दीवाना इबलीस। इसके मुसन्निफ हैं सरफराज अहमद राही, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल
माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात के ठीक 12 बजे वो तीनों स्याह महल के लिए रवाना हो गए। फारूकी और सोहराब ने शमरोज को बंदिशों से आज़ाद किया, उसके दाएं बाएं पहलू में रिवॉल्वर की नाली टिकाई और उसे दरमियान में चलाते हुए उसकी जीप तक आ गए। सोहराब ने ड्राइविंग सीट संभाली, दरमियान में शमरोज को बिठाया, फारूकी आखिर में बैठा। जीप को आते देखकर चौकीदार ने गेट खोल दिया। फिर जब तक वो पलट कर उनकी तरफ देखता, सोहराब तेजी से जीप को बाहर निकाल कर ले गया। चौकीदार ने गौर ही ना किया कि जीप में कौन बैठा था और किस तरह बैठा था। उसके लिए यह काफी था कि जीप शमरोज खान की थी और जाहिर है वो खुद ही चला रहा होगा। अब उसके साथ कौन कौन था ये उसका दर्द सर नहीं था। सोहराब ने अंदर की लाइट ऑफ ही रखी। फारूकी ने कुरान शरीफ का एक जेबी नुस्खा अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में रख लिया था और दूसरा सोहराब ने जैकेट की ऊपरी जेब में संभाल लिया था। ये दो नुस्खे फारूकी के पास कहाँ से आए, सोहराब ने पूछने की जरूरत महसूस न की। 1.5 घंटे का फासला सोहराब ने 40 मिनट में तय किया और जीप स्याह महल की बाड़ के करीब जाकर रोक दी। शमरोज को नीचे उतार कर उन्होंने आगे लगा लिया, अपना अपना रिवॉल्वर हाथों में लिया और स्याह महल की जानिब चल पड़े। अंधेरी रात में स्याह महल एक खौफनाक भूत की तरह उनके सामने मुंह खोले खड़ा था। उस मंदिर से बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता। फारूकी का तो इसे इल्म नहीं था, मगर सोहराब को सिर्फ और सिर्फ शमा याद थी। वो हर खौफ हर दहशत से बेनियाज शमरोज को लिए फारूकी के साथ तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर स्याह महल के तय खाने में जा उतरे। स्याह महल के करीब जाकर वो रुक गए। सुनो शमरोज, सोहराब ने उसकी गुद्दी पर रिवाल्वर की नाली रख दी। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं पूरा चैम्बर तुम पर खाली कर दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमा दिखाई दे रही है, जिसे मैं हर कीमत पर जिंदा सलामत वापस चाहता हूँ। इसके लिए अगर मुझे जान लेनी पड़ी तो वो तुम्हारी भी हो सकती है, और अगर जान देनी पड़ी तो यकीन करो मैं इस वक्त भी खुद को जिंदों में शुमार नहीं कर रहा। क्षमा के बगैर मैं एक लाश हूँ, इसलिए सीधे सीधे हमें तय खाने की तरफ ले चलो। शमरोज उसके सर्द और धमकी आमेज लहजे पर थूक निगल कर रह गया, फिर चुपचाप महल के अकबी जानिब चल पड़ा। वो दोनों से एक कदम पीछे चल रहे थे। फारूकी ने टॉर्च रोशन कर ली थी। तारीकी जैसे एकदम और बढ़ गई। सन्नाटा बोझल होता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे चारों अतराफ से बदरूहें नमूदार होंगी और उन पर टूट पड़ेंगी। अचानक उनको सरसराहट की तेज आवाज ने रुक जाने पर मजबूर कर दिया। शमरोज झिझक कर पीछे हट गया। फारूकी ने टॉर्च की रोशनी सामने डाली और उनके बदन सनसना कर रह गए। उनसे चंद कदम के फासले पर एक सांप फन काड़े झूम रहा था। रोशनी खुद पर पड़ते ही वो फुंकारा और झूम कर एक तरफ हट गया। फिर इससे पहले कि सोहराब रिवॉल्वर से उसका निशाना लेता, वो अंधेरे में गायब हो गया। फारूकी ने टॉर्च की रोशनी को उसके ताकुब में डाला, मगर बेसूद। वो गधे के सर से सींग की तरह नाबूद हो चुका था। जहां सांप गायब हुआ था वो जगह एक घनी झाड़ी ने घेर रखी थी। ये झाड़ी में घुसकर न बैठ गया। फारूकी ने खदशे का इजहार किया। साइड से होकर निकल चलते हैं, सोहराब ने कहा। उस वक्त झाड़ी में जैसे जलजला आ गया। वो तीनों चंद कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। उनकी बेचैन नजरें झाड़ी पर जमी हुई थी और दिल सीने में तेज तेज धड़क रहे थे। शमरोज खान ने घबराकर फारूकी का बाजू थाम लिया। फिर दूसरे ही लम्हे जो कुछ सामने आया वो उन तीनों को हैरान कर देने के लिए काफी था। वो कलमाशा था। कलमाशा के चेहरे पर अब भी दाढ़ी लहरा रही थी, ताहम उसने अपने बदन से चीथड़े उतार फेंके थे। अब उसके बदन पर जर्द चादर लिपटी हुई थी। गले में एक बड़ी सी मोटे मोटे दानों की माला थी। वो उनके सामने आया तो उनके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। फारूकी की टॉर्च की रोशनी ने अचानक दम तोड़ दिया। अंधेरे में कलमाशा के चेहरे पर आखिरी तासुर जो उन्होंने देखा वो नफरत और हिकारत का था। उसके दुरुस्त चेहरे पर खौफनाक आंखें उन्हें यूं घूर रही थीं जैसे उसे उनकी आमद पर गजब ने घेर लिया हो। खामोशी से लौट जाओ तुम लोग। अचानक उसकी सरगोशी उभरी। खबरदार अगर तुमने मेरे महल में दाखिल होने की कोशिश की। सोहराब को अपने दिमाग पर सन्नाटा और गनूदगी सी छाती महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेगा। फारूकी की भी यही कैफियत थी। उनका ये एहसास दम तोड़ने लगा कि वो कहाँ खड़े हैं। बोझल पलकें उनकी आंखों को दबोचने लगीं। लौट जाओ, वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बच सकेगा। आज की रात मेरे लिए अनमोल है। मैं इसमें तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की दखल अंदाजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने गुर्रा कर कहा। मालिक, मालिक। अचानक शमरोज ने उसकी तरफ लपकना चाहा और माहौल का सहर टूट गया।
अफसोस खत्म हो गया। सोए हुए जहन बेदार हो गए। फारूकी ने हाथ बढ़ाकर शमरोज की कमीज का कॉलर पकड़कर और उसे इस बुरी तरह खींचकर पीछे को फेंका कि वो कलाबाजी खा कर रह गया। सोहराब की तवज्जो भी एक लम्हे को कलमाशा पर से हटी। फिर फारूकी ने जब दोबारा टॉर्च का रुख सामने की जानिब किया तो वहां कुछ भी नहीं था। कलमाशा गायब हो चुका था। फारूकी ने दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी फेंकी, चारों तरफ घुमा घुमा कर देखा, मगर सब बेसूद। वो छलावे की तरह बेवजूद हो चुका था। उसी वक्त सोहराब ने उठने की कोशिश करते हुए शमरोज की पसलियों में एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह डकराया। उठ हरामजादे, उठ। अभी तेरा मालिक दुम दबाकर भाग गया। चल, अब हमें वहां ले चल जहां वो अपने बिल में घुसा बैठा है। चल। सोहराब ने दूसरी ठोकर उसके पेट में जमाई और वो जोर जोर से चीखता हुआ लोट पोट हो गया। उठो, वरना अब हम तुम्हें गोली मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। फारूकी ने उसे किसी मुर्दा चूहे की तरह कमीज के कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो मुसलसल कराहता हुआ उनके आगे चल पड़ा। उसका रुख स्याह महल की अकबी दीवार की तरफ था, जिसके करीब मौजूद दरख्तों ने बदरूहों की तरह शाखों को हरकत दी और जैसे उनको अपने बाजुओं में लपक लेने की तैयारी करने लगे। सर्द हवा ने अचानक ही दो तीन सांस लिए और वहां पत्तों और शाखों ने तालियां सी बजाना शुरू कर दी। आसमान पर कहीं कहीं टिमटिमाते तारों ने फिजा में हल्का सा गुबार फैला रखा था। हर तरफ एक बोझल खामोशी सर झुकाए खड़ी थी। इस माहौल में स्याह महल का वजूद एक ऐसी अफरियत की अलामत था जिसका गुर्रा उठना किसी भी वक्त मुमकिन था, और उनके तेज तेज धड़कते हुए दिल इस गुर्राहट को सुनने के लिए तैयार होने के बावजूद दहशत के एहसास से आरी नहीं थे। चंद लम्हे कबल कलमाशा के जाहिर होने का मंजर उनके जहनों पर रोशन धब्बों की तरह नाच रहा था। सोहराब अब उसके साथ साथ ये भी सोच रहा था कि कलमाशा ने पहले सांप का रूप धारा था, तो अब किस नए रूप में सामने आएगा। फारूकी भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार था, और शमरोज, वो तो मरे मरे कदमों से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इसी गिरती पड़ती हालत में वो स्याह महल की अकबी दीवारों के पास जाकर रुक गया। फारूकी और सोहराब उससे एक कदम पीछे रुके। उसी वक्त ना जाने किस तरफ से अचानक बड़ी बड़ी कितनी ही चिमगादड़ें चीखती चिल्लाती हुई उनके सरों पर आ धमकी। वो बेइख्तियार उनसे बचने के लिए झुक गए। सोहराब और फारूकी ने तो बाजुओं को चेहरे के गिर्द ढाल सा बना लिया, मगर शमरोज चीख कर जमीन पर औंधे मुंह गिरा और गठड़ी सी बनकर रह गया। पास ही एक दरख्त से कोई उल्लू अपनी मकरू आवाज में चीखा। इस अचानक इफ्ताद से उनके रोंगटे खड़े हो गए। चिमगादड़ें चंद लम्हे उनके सरों पर चकराती रहीं, फिर जिधर से आई थी उधर ही मुंह कर गईं। शोर खत्म हो गया, चीखें भी थम गईं और फिजा में एक संगीन सन्नाटे की मीख गड़ गई। उसी वक्त हवा एकदम तेज हुई। करीब और दूर के दरख्तों की शाखों ने पत्तों के कानों में सीटियां सी बजाना शुरू कर दी। फारूकी और सोहराब कपकपा कर रह गए। शमरोज मुसलसल जमीन पर पड़ा सिमटा डरी डरी आवाजें निकाल रहा था। सोहराब ने इस इरादे से अपना पांव उठाया कि शमरोज को एक ठोकर रसीद करे कि उसका उठा हुआ हाथ तेजी से उसे चक्कर दे गया। अचानक ही अकब से उनको किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों तेजी से पलटे। वो औरत की आवाज जरूर थी, मगर लगता था वो किसी जहन्नुमी मखलूक के हलक से खारिज हुई हो। फारूकी ने टॉर्च रोशन करते इधर उधर देखा। हंसी की समा खराशी करती हुई आवाज रुक गई, और लाख सर मारने पर भी उनको कोई इंसानी या गैर इंसानी वजूद दिखाई न दिया। वहम बढ़ता ही जा रहा है, सोहराब बुड़बुड़ाया। नहीं सोहराब, ये वहम नहीं, कलमाशा के शोबदे हैं। वो हमें खौफजदा करके यहाँ से भगा देना चाहता है। फारूकी ने उसकी बात का जवाब दिया। ये गलत फहमी है उसकी, सोहराब ने बेखौफी से कहा। मैं आज अपनी और उसकी जान एक कर दूंगा, मगर शमा के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फारूकी ने उसका शाना थपका। फिर वो जमीन पर गिरे पड़े हुए शमरोज खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओए शमरोज खान, उठो, तय खाने का रास्ता खोलो, जल्दी करो, वक्त मत गुजारो। और लरजता कांपता शमरोज खान उठ खड़ा हुआ। उसने खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखा, फिर उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, आप भी अंदर मत जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है। बको मत उल्लू के पट्टे। सोहराब ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। रास्ता बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारा किस्सा पाक कर दूंगा। और घूमकर शमरोज दीवार के साथ जा लगा। उसने हाथ उठाकर एक मखसूस जगह को जोर से दबाया। गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज उभरी और अकबी दीवार के एक बड़े पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। वो दोनों लपक कर आगे बढ़े और एक तरफ होते हुए शमरोज के पास जा रुके। दीवार में एक कद आदम दरवाजे की जगह खाली हो गई थी। यही है तय खाने का रास्ता। अब मैं जाऊं बाबू साहब? शमरोज ने मल्तजी लहजे में सोहराब की जानिब देखा।
जवाब में सोहराब ने एक अजीब हरकत की। उसने एक लम्हे के लिए शमरोज की आंखों में देखा, फिर लपक कर उसको दोनों हाथों पर उठाया और नमूदार होने वाले दरवाजे में उछाल दिया। शमरोज के हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई और वो धड़ धड़ की तेज आवाज के साथ शायद तहखाने की सीढ़ियों से टकराता हुआ तारीकी में गायब हो गया। अरे! फारूकी ने आगे बढ़ना चाहा। ये तुमने क्या किया? अगर वो मर गया तो क्या? क्या हमें उसका अचार डालना था? सोहराब के लहजे में लापरवाही झलक रही थी। फारूकी ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। वो सोहराब की जहनी कैफियत को समझ रहा था। वो मोहब्बत की इंतहा पर नफरत का नुक्ता इजहार देख रहा था। सोहराब शमा के गायब होने के जिम्मेदार शमरोज खान को कुत्ते की मौत मार डालने के दर पे था और इस पर गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया, टार्च रोशन करके उसका रुख तहखाने के दरवाजे की जानिब किया, सोहराब की जानिब देखा और कदम आगे बढ़ा दिया। सोहराब और फारूकी आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही तहखाने का दरवाजा एक बार फिर तेज गिड़गिड़ाहट से गले मिला और दीवार बराबर हो गई। आखिरी सीढ़ी पर उसे उतरकर जूं ही उन्होंने फर्श पर कदम रखा, उनको टॉर्च की जरूरत बाकी न रही। ये एक लंबा सा रास्ता था जिसके दाएं बाएं दीवारों में लगी हुई मशालों को फारूकी ने लाइटर से एक एक करके जलाना शुरू कर दिया था। खासा लंबा राहदारी नुमा रास्ता। शमरोज का वहां कोई पता नहीं था। एक लम्हे के लिए वो हैरान हुए मगर फिर आगे बढ़ते चले गए। कॉरिडोर का खात्मा एक बंद दरवाजे पर हुआ। फारूकी ने उस पर जरा सा दबाव डाला तो वो तेज चरचराहट के साथ खुलता चला गया। दूसरी जानिब अंधेरा था। कॉरिडोर में जलती मशालों की रोशनी का हल्का सा अक्स दूसरी तरफ पड़ रहा था, मगर वो काफी नहीं था कि उसमें दरवाजे के अंदर का माहौल उजागर हो सकता। क्या ख्याल है? फारूकी ने सोहराब की जानिब देखा। चलें, देर ना करें, सोहराब ने जवाब में कहा और दोनों कदम ब कदम एक साथ दरवाजे में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा हाल था जहां सतून दर सतून छत को टेक दी गई थी। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी में अजीबो गरीब मखलूकात की मिटी मिटी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। अचानक उनको बाएं तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों रुक गए। फारूकी ने तेजी से टॉर्च की रोशनी उधर फेंकी मगर वहां कुछ नहीं था। उनके दिल हर नई बात पर जोर जोर से धड़कने के आदी हो चुके थे। जाहिर है वो थे तो इंसान ही, जिनका जिंदगी में पहली बार ऐसे हालात से साबका पड़ रहा था। फारूकी की बात ने सोहराब के दिल में घर कर लिया था कि जो भी गैर फितरी अचानक और उल्टी सीधी बात या हरकत हो गई वो कलमाशा की तरफ से उनको खौफजदा करने की चाल ही होगी। इसलिए वो वक्ती तौर पर ठिठक तो जरूर जाता, मगर खौफ या दहशत सिर्फ इस हद तक रह गई थी कि किसी भी हरकत पर एक लम्हे को उसका दिल उछल कर हलक में आ जाता, ताहम दूसरे ही लम्हे वो उसे वहम की तरह झटक कर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता। फारूकी उससे जरा बेहतर हालत में था क्योंकि वो स्याह महल का पुराना जानने वाला था, मगर तय खैने की हैबत नाकी में किसी नई हरकत पर वो भी उछल पड़ने की कैफियत से आज़ाद नहीं था। सारे हाल में चकराते फिरते हुए उन्हें 20 मिनट का अरसा गुजर गया। फारूकी अब बेचैन होने लगा था। उसको शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उनका वक्त ज़ाया किया जा रहा है। उनको शोबदों में उलझाकर असल मामलात से अलग रखा जा रहा है। वो बेताबी से इधर उधर टॉर्च की रोशनी को रहबर बनाए उस हाल से आगे का रास्ता तलाश करने में लगा हुआ था, मगर अभी तक नाकाम था। वो हरामजादा शमरोज न जाने कहाँ गायब हो गया। सोहराब ने अचानक झल्ला कर कहा, तुम उसे उठाकर ना फेंकते तो शायद अब तक हम असल जगह पहुंच चुके होते। फारूकी ने धीरे से कहा। जवाब में सोहराब खामोश रहा। अब उसे अपनी जज्बाती गलती का एहसास हो रहा था। एकदम चरचराहट की तेज आवाज उभरी और थम गई। फारूकी ने चीते किसी तेजी से रुख बदला और उसकी टॉर्च की रोशनी एक सतून के अकब में दीवार के अंदर मौजूद नीम वाद दरवाजे पर रुक गई। दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़े। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। फारूकी ने टॉर्च सोहराब को थमाई और लपक कर दरवाजे में दाखिल हो गया, मगर दरवाजा उससे संभाला नहीं जा रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर उसे बंद होने से रोक रहा था। उसका वजूद दरवाजे के वाहिद पट और चौखट के दरमियान फंस कर रह गया। सोहराब, निकल जा दरवाजे से अंदर, वो फंसी फंसी आवाज में बोला। सोहराब ने टॉर्च जेब में डाली और तेजी से आगे बढ़कर फारूक की खुली हुई टांगों के बीच में से सिरक कर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। जो ही वो अंदर पहुंचा, फारूकी ने सांस रोककर सीना फुलाया, अंदाजे को कायम किया और लुढ़क कर जगह छोड़ दी। दरवाजा उसके हटते ही एक पुरशोर आवाज के साथ खटाक से बंद हो गया। तेजी से फर्श से उठकर फारूकी अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने लगा। सोहराब उसकी दलेरी और हिम्मत पर उसे तहसीन आमेज नजरों से देख रहा था। क्या देख रहे हो भाई? फारूकी खज्जल सा होकर कहने लगा। आप बहुत बाहिम्मत हैं फारूकी साहब, एतराफ करते हुए सोहराब ने कहा। अरे नहीं, बस यूं ही हो गया सब कुछ। वो होले से हंसा।
اتنی طاقت صرف ہوئی تھی کہ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ سہراب نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک ایسے حال میں کھڑے تھے جہاں ہلکی ہلکی ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی کا انتظام کیا تھا وہ نہ سمجھ سکے۔ حال کی بے ستون چھت پر کوئی فانوس بھی نہیں تھا جو روشنی کا مظہر ہوتا، تاہم یہ ان کے غور کرنے کی بات نہیں تھی۔ فاروقی نے چاروں طرف گھوم کر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ حال بے ستون، بے سر و سامان اور بالکل خالی تھا۔ حال کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں، ابلیس کی فرضی اور خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھیں جو وہاں کے ماحول میں دہشت پیدا کرنے کے لیے خاصا مواد فراہم کر رہی تھیں۔